बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। बेटा जी, हमने शुरू किया हुआ था फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 बायो इनर्जेटिक्स वाला चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे। तो इससे पहले हम टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं लाइट रिएक्शन को, और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक नया टॉपिक है, उसका क्या नाम है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन, या इसके अलावा इसको कैल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, या इसके अलावा इसको C3 पाथवे से भी जाना जाता है। टॉपिक एक ही है लेकिन उसके 4 डिफरेंट तरह के नाम हैं। इन चारों नामों को भी डिस्कस करेंगे लेक्चर के साथ साथ कि इनको वो नाम क्यों दिए गए। तो अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो फर्स्ट वन हम सबसे पहले इसमें देखेंगे लाइट रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन क्या है कि ऐसा साइक्लिक सीरीज ऑफ रिएक्शन है जो क्या होता है, कैटालाइज्ड बाय रिस्पेक्टिव एंजाइम। मतलब एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है और वो सीरीज ऑफ रिएक्शन किसमें हो रहा है, एक साइकिल में हो रहा है, और वो जो रिएक्शन है उनको कैटालाइज किया जा रहा है किसके जरिए, रिस्पेक्टिव एंजाइम के जरिए, बाय विच द कार्बन इज फिक्स्ड, जिसमें क्या किया जाता है, कार्बन जो है उसको क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है एंड रिड्यूस, और फिर उसको क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है, जिसका रिजल्ट क्या निकलता है, इन द सिंथेसिस ऑफ शुगर, जिसमें हम क्या करते हैं, शुगर की सिंथेसिस करते हैं। और ये सारा का सारा जो रिएक्शन है कब हो रहा होता है, बेसिकली डार्क रिएक्शन किसका है, ये फोटोसिंथेसिस का है। सिंपल आप ये कह सकते हैं, लाइट रिएक्शन में हमने बात की थी कि ATP और NADPH के मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ATP और NADPH के मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। डार्क रिएक्शन में वो जो ATP के या NADPH के मॉलिक्यूल बने हैं उनका इस्तेमाल करते हुए क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर बेसिकली क्या हो रही होती है, शुगर की सिंथेसिस हो रही होती है। शुगर की सिंथेसिस को बेसिकली किस में की जाती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में, डार्क रिएक्शन में, C3 पाथवे के अंदर या कैल्विन साइकिल के अंदर। अगर हम बात करें इस लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की डिस्कवरी की, तो इसको सबसे पहले क्या किया था, डिस्कवर किया था दो साइंटिस्ट थे, मेल्विन और कैल्विन, और इनके साथ उनके कोलीग थे, और ये किस यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। बेसिकली ये एक USA की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये दोनों साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, और इनके साथ क्या थे, इनके कोलीग थे। ये जो कैल्विन था इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, अवार्ड दिया गया था कब, 1961 के अंदर, इस डार्क रिएक्शन या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की डिस्कवरी की बेस पे कैल्विन को नोबेल प्राइज दिया गया। एमसीक्यू के हवाले से ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डार्क रिएक्शन है या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है, ये सेकंड स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस है। अब फर्स्ट स्टेज कौन सी है, फर्स्ट स्टेज को हम पढ़ चुके हैं, लाइट रिएक्शन, जिसमें हमने साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन को डिस्कस किया। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इट अकर इन द स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब ये आप लोग जानते हैं क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है जिसके अंदर जो फ्लूइड है वो स्ट्रोमा है, और उसके अंदर डिफरेंट तरह की एंजाइम, कोएंजाइम और दूसरी डिफरेंट तरह की चीज़ें मौजूद हैं। वहाँ पे इस शुगर की क्या हो रही होती है, सिंथेसिस हो रही होती है, और शुगर की सिंथेसिस को बेसिकली क्या कहते हैं, बेसिकली ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। अब बात करते हैं, मैंने शुरू में बताया था कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अलावा इसको डार्क रिएक्शन भी बोला जाता है। डार्क रिएक्शन क्यों बोला जाता है, अब इस रिएक्शन के लिए कभी भी डू नॉट रिक्वायर लाइट डायरेक्टली, इसको लाइट की डायरेक्टली नीड नहीं होती, क्योंकि ये हो रहा होता है कैन अकर इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की मौजूदगी और लाइट की गैर मौजूदगी में ये वकूअ पदीद हो रहा होता है। इसको जो लाइट प्रोवाइड की जाती है वो कौन प्रोवाइड करता है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया। बेसिकली कुछ असिमिलेटिंग या सिमिलेटरी पावर होती है
या रिड्यूसिंग पावर होती है किस चीज़ की, एटीपी और NADPH, ये दो मॉलिक्यूल हैं जिनके पास सिमुलेटिंग पावर या रिड्यूसिंग पावर होती है, जिनका इस्तेमाल करके शुगर की सिंथेसिस की जाती है। तो इसके लिए इसको लाइट रिक्वायर नहीं होती, तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, डार्क रिएक्शन बोला जाता है। अब ये जो एटीपी है और ये NADPH है, इन मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है, ये हमने बात की, ये प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन। इनकी जो एनर्जी है, इनकी एनर्जी को क्या किया जाता है, डील कंपाउंड के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है और बनाया जाता है कि इसमें जब हम कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे या शुगर बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड से, तो इनकी एनर्जी इस कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या कर लेंगे, बेसिकली वो स्टोर हो जाती होती है। उसके बाद इसकी अगर इक्वेशन की बात करें कि ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, और 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 ATP के मॉलिक्यूल यूज होते हैं। और होता क्या है, बेसिकली हमारे पास ये एक सिंथेसिस हो रही होती है किसकी, ट्राइओक्सिडी सिंप्लेक्स शुगर की, और ओबियसली इसमें जो NADPH था वो NADP बनाएगा, 9 ATP थे तो 9 ADP बनेंगे, और 9 फास्फेट उसके साथ क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 3 वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या होंगे, रिलीज होंगे। अगर हम बात करें डार्क रिएक्शन के साइकिल की, साइकिल को इसके अंदर जो मेन फेजेज हैं वो कितनी फेजेज हैं, वो 3 फेजेज हैं। अब जो पहली फेज है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। बेसिकली कार्बन फिक्सेशन होती है, इसका मतलब ये है कि इन्वायरमेंट में जो कार्बन मौजूद है वो इसका हिस्सा बनेगी, वो कैसे बनेगी उसको हम देखते हैं। उसके बाद दूसरी फेज है रिडक्शन फेज है, और थर्ड वन इज रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। अब ये बात याद रखिएगा, ये सारा जितना भी रिएक्शन है, ये साइकिल जो है ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। अब स्ट्रोमा के अंदर पहले से मौजूद एक कंपाउंड पड़ा हुआ होता है, राइबोडोज बिसफॉस्फेट, या इसको RUBP के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, कितने कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला, और इसके 3 मॉलिक्यूल हैं। तो इसके ऊपर एक एंजाइम है रिबिस्को, राइबोडोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये इसके ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। और ये याद रखिएगा, ये जो रिबिस्को है ये एक प्रोटीन इन नेचर है, और इस अर्थ के अंदर सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो यही रिबिस्को है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी सबसे ज़्यादा यही क्या होगा, मौजूद होगा। और ये रिबिस्को जो है ये RUBP के ऊपर एक्ट करेगा। ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है और इसके 3 मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ इनपुट दी जा रही होती है किस चीज़ की, 3 मॉलिक्यूल दिए जा रहे होते हैं कार्बन के। ये जो मैंने डॉट लगाए हुए हैं ये सारे क्या है, इनका मतलब ये कार्बन है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कार्बन होता है, तो क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल हैं तो लिहाजा क्या करते हैं, इसमें 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड से क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो जब ये 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हैं, इन 3 मॉलिक्यूल के साथ 3 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होंगे, तो ये 5 कार्बन वाला था तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 6 कार्बन में, 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बनेंगे। अब ये जो 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बनेंगे वो बहुत अनस्टेबल होते हैं। 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बनेंगे और वो क्या है, वो अनस्टेबल है, वो फौरी तौर पे 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल में टूट जाएंगे। ये कितने, 6 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल थे, अब ये 6 कार्बन वाले अगर 3 कार्बन में टूटते हैं तो ये इनमें कार्बन का जो नंबर है वो पूरा हो जाएगा, ये डबल हो जाएंगे, तो 6 मॉलिक्यूल बना देंगे। क्योंकि वो जो 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बना है वो क्या है, इंटरमीडिएट है और वो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल बन जाएंगे जिनको क्या बोलेंगे, 3 फास्फोग्लाइसेट, या 3 फास्फोग्लाइसेट का जो दूसरा नाम है इसको बोला जाता है फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। क्या बोला जाता है, फास्फोग्लाइसेरिक एसिड। अब इतने एरिया के अंदर देखें, यहाँ पे बेसिकली ये वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड थी
ये मौजूद थी एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये क्या हो चुकी है, हिस्सा बन चुकी है इस कंपाउंड का। तो यहाँ तक आते आते कार्बन क्या हो चुकी है, फिक्स हो चुकी है। तो ये इस साइकिल की पहली स्टेज है कार्बन फिक्सेशन। तो इसको क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बोलेंगे। इसके बाद ये PGA फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, या इसको बोला जा रहा है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट। ये जो 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल हैं, इनके साथ क्या करेंगे, इनको 6 ATP के मॉलिक्यूल यूज होंगे। अब 6 ATP के मॉलिक्यूल में से 6 फॉस्फेट निकलेंगे। अब ये याद रखिएगा, ये 3 कार्बन वाला 6 कंपाउंड है, तो इनके साथ एक फॉस्फेट अटैच है। तो जब 6 ATP के मॉलिक्यूल टूट के 6 ATP के मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि 6 फॉस्फेट इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो इन 6 मॉलिक्यूल में पहले 6 मॉलिक्यूल थे। अब ये जो कंपाउंड होगा 3 कार्बन वाला, ये कंपाउंड कन्वर्ट हो जाएगा 3 कंपाउंड में ही रहेगा, लेकिन दूसरे साइड में भी क्या अटैच हो जाएगा, फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट। अब 1,3 का मतलब क्या है, कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट अटैच है, कार्बन नंबर 3 पे भी फॉस्फेट अटैच है। तो इस वजह से इसको बोलेंगे 1,3-बिसफॉस्फेट, मतलब 2 फॉस्फेट अटैच है, और ये एक फॉस्फोग्लाइसरेट का मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली इसमें ये ATP यूज हो रहा है। अब ये जो 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट का मॉलिक्यूल है, ये क्या होगा, ये रिड्यूस होगा। रिड्यूस किस तरह से होगा कि ये NADPH का जो मॉलिक्यूल है, इसमें से आप बेसिकली क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट के कन्वर्ट हो जाएगा ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, या इसको बोलेंगे G3P। 3 कार्बन वाला कंपाउंड ही रहेगा, लेकिन इसमें ये जो फॉस्फेट अटैच था, ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा और वो निकल जाएंगे। तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, G3P के अंदर। तो यहाँ तक आते आते पहले कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ तक वो क्या हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन फिक्स हुई है। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो चुकी है, वो रिड्यूस हो चुकी है। तो इसकी ये जो दूसरी फेज है, इसको क्या बोला जाता है, इसको रिडक्शन बोला जाता है। अब ये जो ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है, जिसको G3P बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये बेसिकली 3 कार्बन वाले 6 मॉलिक्यूल हैं। इन 6 में से एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा 3 कार्बन वाला, और बाकी कितने मॉलिक्यूल रह जाएंगे, 3 कार्बन वाले 5 मॉलिक्यूल रह जाएंगे। अब ये जो एक मॉलिक्यूल निकलेगा 3 कार्बन वाला ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का, इसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज के अंदर, या दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है। अब ये 6 में से एक निकल गया, बाकी 5 रह गए 3 कार्बन वाले। ये ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के जो 5 मॉलिक्यूल हैं, ये अपने आप को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज इस फॉर्म में करेंगे कि ये 3 कार्बन थे, कन्वर्ट हो जाएंगे 5 कार्बन में। अब देखिए 3 कार्बन वाले 5 कंपाउंड थे, 3 कार्बन वाले 5 थे, इसमें ये 5 कार्बन वाले जब 5 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके मॉलिक्यूल 5 से टूट के कितने में आ जाएंगे, ये हो जाएंगे 3। तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो सेम रहेगी। अब ये जो RUBP है, या राइबोलोज फॉस्फेट जो है, ये फौरी तौर पे क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा सिग्नेटरी पावर की चीज की, ATP की। और ये जो ATP की जो पावर मॉलिक्यूल अरेंज करेगा, तो इस में से जो फॉस्फेट एक साइड पे तो पहले अटैच था, तो इस ATP से फॉस्फेट इसके साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। तो ये 5 कार्बन वाला एक मॉलिक्यूल बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, राइबोलोज बिसफॉस्फेट। अब ये जो या RUBP इसके नाम से जाना जाता है, इसके क्या बन जाएंगे, 3 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इसमें देखें साइकिल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल बने थे। अब ये जो 5 कार्बन वाले 3 मॉलिक्यूल हैं, ये अगले साइकिल के लिए क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तो इनमें आप देखेंगे तो ये साइकिल जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रूल था, लेकिन अगर किसी भी जगह से कोई मसला मसाइल आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।
इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। अब बात करते हैं कि ये जो केल्विन साइकिल है, इस केल्विन साइकिल के अंदर हमें जो नेट प्रोडक्ट मिलती है वो क्या मिलती है, ये बात आपने याद रखनी है कि केल्विन साइकिल के अंदर जो हमें नेट प्रोडक्ट मिलती है वो सिर्फ एक G3P का मॉलिक्यूल मिलता है, और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, NADPH के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, ADP के मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। इस सारे टॉपिक में से अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।